हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर आपका होगा 42। जी हाँ, इसके पहले आपका 41 क्लास हो गया है। अगर पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सभी क्लास आपको मिल जाएगा। इसका PDF भी मिल जाएगा, आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा। और प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम है 31 मई को, और इसका आपको एडमिट कार्ड आ चुका है। तो जो लोग नहीं डाउनलोड किए हैं डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक हमारे ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रधान शिक्षक की जो एग्ज़ाम है वो 25 जून को दिया गया है। अब देखिए 25 जून को आप लोग का हो पाता है या नहीं, अब ये आगे समझ में आएगा। और दोनों की आपको तैयारी पूरी यहाँ पर चल रही है। दोनों का यहाँ पर आपको नोट्स, PDF, आपको वीडियो, सारा चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं 75 महत्वपूर्ण प्रश्न BEd और DLED का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो एक भी प्रश्न को यहाँ से नहीं छोड़िएगा और इसको आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। डेली जो आपकी क्लास हो रही है रात में 9 बजे से हो रही है ना, 9 PM से 9 PM से आपको लोग की क्लास डेली चल रही है। और ये आपका देखिए नंबर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आपको इसमें कैसे जुड़ना है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो ग्रुप है ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो ग्रुप है हमारा, उसके लिए एक नंबर जारी किया गया है। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और इसमें हज़ारों लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें आपको करना क्या है कि एक बार आपको 351 का पेमेंट करना है, सिर्फ एक बार करना है। और आपको जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको PDF, वीडियो, नोट्स सभी चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 351 जो पे करना है आपको इस नंबर पे करना है। ये हमारा फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे भी है, आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस पर। और पेमेंट करने के बाद जो भी लोग भी पेमेंट करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, इसी नंबर पे आप सेंड कर देंगे, जहां आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको सारा PDF, नोट्स, वीडियो, आपको पीछे वाला सारा चीज़ आपको वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आगे जो भी होगा उसका भी आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। ये हमारा चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आज का पहला सवाल। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और पहला सवाल आपका कह रहा है कि मुर्रे के अनुसार, मुर्रे जो है एक मनोवैज्ञानिक हैं और इनके अनुसार कह रहा है कि मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है। जी बताइए दोस्तों, क्या होगा कि मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया गया है शील गुण सिद्धांत, शील गुण के प्रकार सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर D हो जाएगा, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर D। चलते हैं आपका दूसरा नंबर पर। दूसरे नंबर सवाल कह रहा है कि किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। जी हाँ, ये बातें किसने कहा है दोस्तों, बताइए कि मनोविज्ञान जो है जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। चलिए, तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, आप ऑप्शन देखिए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड का आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है सर विलियम मैकडूगल, या फिर सर फ्रांसिस गाल्टन, या फिर मैक्स वर्दाइमर, या फिर विलियम जेम्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर A, यानी कि सर विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है। जी हाँ, कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन कह रहा है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच परिवर्तित अवस्था है। B नंबर ऑप्शन है कि किशोरावस्था एक अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति है। और C है कि किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। या D है किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। तो थर्ड का कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर गलत है। चलिए बताइए। तो देखिए B नंबर जो ऑप्शन कह रहा है कि किशोरावस्था जो है एक अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति होती है, ये जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल ही गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्पेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? जी हाँ, स्पेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है मूल्य की दृष्टि से? ऑप्शन है सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक या फिर सुडौल काय। तो आंसर क्या होगा 4 का? चलिए आप लोग फटाफट जवाब देते चलिए अपना अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुडौल काय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरक के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? जी हाँ, प्रेरक के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? वाक्य पूर्ति तकनीक, प्रश्नावली, चौक लिस्ट या फिर साक्षात्कार। 5 का आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग? 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि वाक्य पूर्ति तकनीक। जी हाँ, वाक्य पूर्ति तकनीक जो है ये प्रेरण के मापन हेतु एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? जी हाँ, गिलफोर्ड महोदय के द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या होगा? तो 6 का आपका ऑप्शन दिया गया है प्रवाहित, उद्भवन या फिर लचीलापन या फिर मौलिकता। 6 का आंसर हो जाएगा आपका उद्भवन। उद्भवन जो है ये गिलफोर्ड का सृजनात्मकता तत्व नहीं है और ये तीनों है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? जी हाँ, फ्रायड महोदय के द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था कौन सी नहीं है? ऑप्शन है शैशवावस्था, स्वायत्त अवस्था, गुदावस्था या फिर मूखावस्था। 7 का क्या होगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि मूखावस्था। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये आपका मनोलैंगिक अवस्था नहीं है, किसके अनुसार? तो फ्रायड के अनुसार। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? जी हाँ, मध्यम मानसिक मंदता बालकों के बुद्धि लब्धि प्रसार कौन सा है ना? मध्यम मानसिक मंदता यहाँ पर कहा गया है, तो कौन सा होगा? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सूत्र मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। याद रखिएगा, ये इस फॉर्मूला पर आपको एक प्रश्न पूछा जाता है। तो 8 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपको 36 से लेकर के 51 तक। जिस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि अगर 36 से 51 तक है तो वो किस प्रकार के बच्चे होंगे? तो माध्यम मानसिक मंदता वाले बच्चे होंगे आपको। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, छपने वाला सवाल है कि किस अनुच्छेद में 6 से 14 उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है और ये अनुच्छेद 21 के ए में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 के ए में, है ना? कभी कभी उम्र पूछ लिया जाता है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 10 कि टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? जी हाँ, टीईटी इसका उद्देश्य जो है वो किसका मापन है? ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या फिर मूल्य। तो 10 का क्या हो जाएगा आपका? किसका मापन है? तो ये जो टीईटी से मापा जाता है अभिक्षमता को मापा जाता है। ठीक है, किसको मापा जाता है? अभिक्षमता को। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं एक तरफ से लाइक बटन दबा दीजिए और एक तरफ से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? जी हाँ, कौन सी वो शिक्षा है जो मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या फिर प्रयोगीकरण। तो 11 का क्या होगा? देखिए आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि अंतर्दर्शन। ठीक है, जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न।
ठीक है। 12 नंबर प्रश्न चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एल्बर्ट बंडूरा, है ना, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंडूरा महोदय का ये प्रश्न है आपका, और ये मनोवैज्ञानिक है एल्बर्ट बंडूरा। निम्न में से किससे संबंधित है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या फिर मनोलैंगिक विकास से। 12 का क्या हो जाएगा, तो बंडूरा जी जो हैं वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है। जी हाँ, तो अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, या फिर अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, या फिर अभिरुचि के कारण। 13 का क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि थकान के कारण। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, या फिर हेगार्टी, या फिर स्किनर। तो 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि मैकडूगल के अनुसार, है ना, किसके अनुसार, तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, या फिर संवेग, या फिर संवेदना, या फिर चिंतन। तो 15 का हो जाएगा आपको, संवेग जो होता है प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। नेक्स्ट है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। जी हाँ, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। संवेदना कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है, या फिर कल्पना कहलाता है। 16 का आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि कौन सी बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि का स्तर कहलाता है। जी हाँ, मंद बुद्धि बच्चे की बात यहाँ पर किया गया है, और मंद बुद्धि जो बच्चा होता है इसका जो बुद्धि लब्धि होता है वो कितना होता है, तो वो कितना हो जाएगा, 35 से भी कम होता है मंद बुद्धि बच्चे की बुद्धि लब्धि। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 35 से भी कम। और सामान्य बच्चे का कितना होता है, 90 से लेकर के 110 के आसपास। और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका होता है 130 प्लस बुद्धि लब्धि। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपको बार बार एग्जाम में। नेक्स्ट है आपको 18 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। जी हाँ, विस्मृति का कारण कौन सा नहीं है। ऑप्शन है सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, या सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों, कि कौन सा स्मृति का कारण नहीं है। 18 का क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि स्मरण करने की इच्छा ये नहीं है ना, विस्मृति का कारण। चलते हैं अगला प्रश्न, आपको प्रश्न नंबर है 19 नंबर। उन्नीस नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक मिनट, सॉरी, हाँ, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन क्या दिया गया है आपको, एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, या फिर बहुतत्व सिद्धांत। कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो इसके बारे में आपको कई बार हम बताए हैं। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है, तो बीने के द्वारा दिया गया था एक तत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर महोदय के द्वारा, है ना। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, सभी चीज़ आपको पहले हम बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 19 का आंसर नंबर सी, यानी प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है बुद्धि का सिद्धांत के संबंध में नहीं आता है। बुद्धि के सिद्धांत जो है बीने का एक तत्व सिद्धांत अभी आपको बता दिए, है ना। और थॉर्नडाइक का होता है बहुतत्व सिद्धांत, यानी कि बहुकारक सिद्धांत उसको कहा जाता है। और थर्स्टन दिए हैं समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन का भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। थर्स्टन, है ना, थर्स्टन, तो थर्स्टन का बहुकारक सिद्धांत है आपको, सॉरी समूह कारक सिद्धांत, है ना, बहुकारक नहीं। बहुकारक तो हो गया आपको
थॉर्नडाइक का, है ना, और थरस्टन का हो जाएगा समूह कारक सिद्धांत, है ना, ये आपको पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बताइए निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि, कौन सी नहीं यहाँ पर कहा गया है। तो 20 का हो जाएगा आपको लार ग्रंथि, ये हो जाए अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। जी हाँ, पियाजे ने जो विकास की जो अवस्था है, 4 अवस्था को बताया गया है पियाजे के अनुसार, विकास की 4 अवस्था को, और इसमें कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ठीक है, द्वितीय अवस्था कौन सा था पियाजे के अनुसार, 21 का क्या हो जाएगा आपका, तो 21 का हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था इसका द्वितीय अवस्था आपका। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपको इसके 4 अवस्था के बारे में आपको बताया गया था। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, देख लीजिए। कह रहा है कि रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख लिया है। ठीक है, केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते हैं वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे मंदबुद्धि है, अभी परिपक्व नहीं है, या फिर अल्प बुद्धि है, या अध्ययन में रुचि न लेने वाला है। तो 22 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अभी परिपक्व नहीं है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला है आपका 23 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है। किस कारक से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है दोस्तों। तो मीडिया से, या फिर पुस्तक से, या फिर वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा, या साथी समूह के साथ खेलने से। 23 का क्या हो जाएगा, तो वयस्कों से अंतःक्रिया के द्वारा दोस्तों भाषाई विकास जो होता है वो सार्थक रूप से प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित होता है। जी हाँ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है। तो बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, या फिर बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर, या बच्चे द्वारा न प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर, या फिर बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका कौन सा है। जी हाँ, बच्चों के दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका कौन सा है। तो आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पुस्तक द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, या फिर अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, या फिर वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग करना, या ट्यूशन उपचारात्मक शिक्षण देना। तो 25 का क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वयस्कों के द्वारा संवेगात्मक सहयोग करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका यही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। और अगले प्रश्न पर चलते हैं आपका 26 नंबर। चलिए 26 प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व क्या है। चलिए ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन पढ़ करके जवाब दीजिए, है ना। 4 ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि कक्षाध्यापक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। बी कह रहा है कि पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर कि वे प्रत्येक अधिगमकर्ता हेतु लचीला बनाए, या फिर संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता का आवश्यक रूप से संज्ञान ले, या फिर डी नंबर है कि पाठ्य पुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ता के कठिनाई स्तर को अवश्य ध्यान में रखे। तो आंसर कौन सा यहाँ पर सही होगा बताइए। 26 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए कि कक्षाध्यापक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही निकल के आएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे, है ना, बच्चे जो हैं वो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के हैं, और भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। जी हाँ, कैसे संभव है, जब विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को
पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके, या फिर गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परामर्शित करके, या फिर उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवा करके, या अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना द्वारा। तो किस प्रकार के जो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उसके मध्य में अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। तो 27 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, यानी कि विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। चलिए अगला है आपका 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। विभिन्न आकलन प्रणाली का प्रयोग क्या कह रहा है कि अध्यापक के लिए ये सहायक है निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारण करने में, या फिर निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, या उन निम्न उपलब्धि प्राप्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है, या फिर विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो 28 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 29 का क्या होगा दोस्तों, बताइए सभी लोग। ऑप्शन है कि नेत्र संपर्क करना चाहिए, या प्रश्न पूछने चाहिए, या सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए, या कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। 29 का क्या होगा, 29 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि नेत्र संपर्क करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं। क्या कह रहा है कि बच्चे जो हैं सबसे अधिक सीखते हैं जब वे ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हों, या अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हों, या किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हों। तो बच्चे सबसे अधिक कब सीखते हैं। तो 30 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखेंगे तो बच्चे सबसे ज़्यादा तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका 31 कि विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके द्वारा होता है। जी हाँ, विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होता है। तो अध्यापकों की निम्न संप्रेषण की क्षमता, या फिर पाठ्यचर्या की कठिनाई स्तर, या फिर विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, या अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। तो 31 का हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता के द्वारा आंसर नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, और आपको नंबर दिया गया है पीडीएफ के लिए कि 7857824310। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और ये आपका इसी नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप पे ही है। तो इसका पीडीएफ लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर 351 रुपये का पेमेंट करना होगा, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का 32 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष क्या है। जी हाँ, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन है कि कक्षा की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना। बी नंबर है कि विभिन्न अकादमियों विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना, या सी है कि उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सीखना, या डी है समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। 32 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, यानी कि समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अच्छा शिक्षण है। जी हाँ, अच्छा शिक्षण कौन सा है। ऑप्शन है कि अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना है। बी नंबर है कि विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना, और सी है कि भावी व्यवसायों हेतु अभिप्रेरित करना, और डी है कि प्रत्येक को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराना। तो अच्छा शिक्षण कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना है। आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए नेक्स्ट है आपका 34 नंबर की कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है। जी हाँ, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का है, या फिर माता पिता के सहयोग का, या मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, या अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। 34 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि अभिरुचि और अभिप्रेरणा का आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, अधिगम परिलक्षण है। अगला है आपका 35 नंबर। प्रश्न है कि पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा होना चाहिए। दोस्तों, पेशी संबंधी विकास के लिए, जी हाँ, सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा होना चाहिए? चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, या फिर झूला झूलाना, या फिर बॉल फेंकना, या फिर रेत पर चित्र बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा 35 का? तो आंसर हो जाएगा आपको बॉल फेंकना पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपको कि शिक्षक बच्चों को, प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जी हाँ, शिक्षक जो है बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उनके उत्तर कंठस्थ करने के लिए कह करके, या फिर उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछ करके, या फिर उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न दे करके, या फिर उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कह करके। तो 36 का आपको क्या लग रहा है कि ये उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कह करके सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को शिक्षक जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? बताइए, बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? ऑप्शन है फ्रेयर, जॉन हॉक, पियाजे, या फिर स्किनर। बैंकिंग शिक्षा 37 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, यानी कि फ्रेयर जो हैं ये बैंकिंग शिक्षा के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर की एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। जी हाँ, एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। किसमें? शिक्षण विधि पर होना चाहिए, या सिखाने वाले विषय पर, या फिर छात्र और उनके व्यवहार पर, या फिर इनमें से सभी पर। तो बिल्कुल इनमें से सभी पर होना चाहिए, है कि नहीं? 38 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, इनमें सभी पर एकाग्रचित होना चाहिए एक आदर्श अध्यापक को। आंसर हो जाएगा डी। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर करते चलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। नेक्स्ट है कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति क्या है? मनोग्रसित बाध्यता विकृति जो है दोस्तों, एक मनोविच्छेदी विकृत है, या फिर समायोजन विकृत है, या फिर चिंताग्रस्त विकृति है, या फिर कार्य प्रारूप विकृति है। 39 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक चिंताग्रस्त विकृति होता है। आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला है आपका 40 नंबर की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। जी हाँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, मेरुदंड होते हैं, या फिर मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होते हैं। 40 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, इसमें मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, मेरे भाई मेरे सर। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत। जी हाँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? जी हाँ, तो ऑप्शन है कि व्यवहारात्मक सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? 41 का क्या होगा? कई बार बताया गया इसके बारे में, तो व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया? जी हाँ, सृजनशीलता की पहचान हेतु बच्चों में सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया? मेरीफील्ड ने, टोरेंस ने, कोल और ब्रूस ने, या फिर केंट ने। 42 का हो जाएगा आपको टोरेंस के द्वारा किया गया है। आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखिएगा, सब याद करने वाला चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 43 नंबर। कह रहा है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? वेंडूरा या वाल्टर, डोयड और मिलर, कार्ल रोजर्स, या फिर यूंग। 43 का क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा वेंडूरा और वाल्टर ने दिया था। चलते हैं अगला सवाल 43 नंबर, आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास करें।
ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। सीखने के वक्र जो है वो किसके सूचक है। ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, या फिर सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। 44 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा, सीखने के प्रगति के सूचक हैं। सीखने का वक्र आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 45 नंबर, कह रहा है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण। जी हाँ, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट है। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, अधिगम के लिए, या फिर नैतिकता के लिए। 45 का हो जाएगा दोस्तों, अधिगम मापन के लिए। ठीक है, किसके मापन के लिए, अधिगम मापन के लिए। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको भरना है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन है। जी हाँ, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन है। ऑप्शन है प्रसार क्षेत्र, माध्यमिक, या फिर औसत विचलन, या फिर मानक विचलन। 46 का हो जाएगा आपको माध्यिक जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक है। ठीक है, माध्यिक। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर, कह रहा है कि सीखने में पलायन आधारित है। जी हाँ, सीखने में पलायन आधारित है। सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, या फिर पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो 47 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 47 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। तो आंसर हो जाएगा आपका 47 का आंसर नंबर बी, यानी कि सीखने में पलायन जो है वो नकारात्मक पुनर्बलन है ना। यहाँ क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है, तो ये नकारात्मक चीज़ें हैं। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर। 48 कह रहा है प्रश्न यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। कह रहा है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। जी हाँ, कौन सा एक है। 48 का क्या हो जाएगा, तो प्रभाव का नियम। जी हाँ, प्रभाव का नियम जो है अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ठीक है, प्रभाव का नियम आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। जी हाँ, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कैसे सीख सकते हैं। तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करके सीखते हैं, या फिर बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होता है, या फिर डी कह रहा है कि बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। जी हाँ, तो अधिगम निर्योग्य वाले बच्चे जो होते हैं ये प्रभाव आपका 48 नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा कि अधिगम निर्योग्य वाले जो बच्चे होते हैं अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करके सीखते हैं। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 नंबर। 49 प्रश्न कह रहा है कि अधिगम कर्ता केंद्रित विधि का आशय है। जी हाँ, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, या परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, या फिर उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षा मुख्य कर्ता होता है, या फिर डी है कि वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। जी हाँ, तो अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि का आशय क्या है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी, यानी कि वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास इसमें सम्मिलित होते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर प्रश्न। 51 प्रश्न कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 49 के बाद 51 आ गया है। चलिए तो हम देख लेते हैं, है ना, जिस अनुसार से यहाँ पर हो गया है टाइपिंग। चलिए 51 प्रश्न कह रहा है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है कि उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, या फिर उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, या उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, या डी है कि उन्हें किसी प्रकार का शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। 51 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी हो जाएगा, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है।
ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। जी हाँ, कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। अनुबंधन, रटकर याद करना, अनुकरण करना या फिर अर्थ निर्माण करना। तो 52 का क्या हो जाएगा, अर्थ निर्माण जो होता है दोस्तों ये सीखने का एक प्रमुख है। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 53 नंबर। 53 कह रहा है कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। बी कह रहा है कि उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाए। या सी है वे सीखने के लिए तैयार न हो। या डी है दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे। तो शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक क्या होगा, 53 का हो जाएगा वे सीखने के लिए तैयार न हो, तब तक बच्चा नहीं सीख सकता है। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। जी हाँ, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस पर बल देता है। 54 का हो जाएगा पोषण पर बल देता है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर, कह रहा है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। जी हाँ, ये किस व्यक्ति से संबंधित है कि यानी कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। 55 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, है ना। किससे संबंधित है, तो किस मनोवैज्ञानिक से है, तो लेव वाइगोत्स्की से ये संबंधित है। अगला है आपका 56 नंबर कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। जी हाँ, मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है। ऑप्शन है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसूति स्तर या फिर उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर या क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। किस पर ये बल देता है, मनोसामाजिक सिद्धांत। 56 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, यानी कि उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 57 नंबर, कह रहा है कि आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्न में से किस स्तर पर होंगे। जी हाँ, किस स्तर पर होंगे दोस्तों, पारंपरिक होंगे, पूर्व पारंपरिक होंगे, उत्तर पारंपरिक होंगे या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले होंगे। तो 57 का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका उत्तर पारंपरिक होंगे, आपका आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। जी हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। आंसर नंबर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट है आपका कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। जी हाँ, छिपी हुई वस्तु को बच्चा क्या कर रहा है, ढूंढ के निकाल रहा है, तो ये किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता को प्राप्त कर लिया है। 59 का हो जाएगा वस्तु स्थायित्व। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 60 नंबर की बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी है, जी क्या है दोस्तों बताइए। बुद्धि जो है स्पीयरमैन द्वि कारक सिद्धांत दिए थे, है ना, तो ये को जी कारक ये वो एस कारक दिया है, तो जी क्या है इसमें बताइए। जी जो है वो है आपको सामान्य बुद्धि। आंसर नंबर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट है कि विद्यालय आधारित आकलन क्या है। जी हाँ, विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन कह रहा है कि परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है या फिर क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करना, या सी है कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, या फिर परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो विद्यालय आधारित आकलन क्या है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। आपका आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर। 62 प्रश्न कह रहा है कि वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। जी हाँ, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान जो है शिक्षकों की मदद किसमें करता है,
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन कह रहा है कि पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायित्व ठहराने में, या फिर सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, या फिर सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो 62 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 63 नंबर प्रश्न। 63 कह रहा है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि होगी? जी हाँ, कक्षा में क्या कहा गया शिक्षार्थियों को कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करना है, और यह किस प्रकार की गतिविधि बच्चों को दिया गया है। ऑप्शन है कि निबंधात्मक आकलन है, या फिर घटनावृत्त आकलन है, या समस्या समाधान आकलन है, या फिर पोर्टफोलियो आकलन है। 63 का हो जाएगा ये जो है दोस्तों पोर्टफोलियो आकलन है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है कि अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेसिया, या फिर संवेदी एकीकरण विकार, या फिर एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। 64 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 65 नंबर। 65 प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से क्या होगा। जी हाँ, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय जो है वो लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, या फिर वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, या डी है कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। 65 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि दूसरे बच्चों की संवेदनशीलता बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा भी नहीं दिखाएं। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर। 66 कह रहा है कि रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, तो रेन जूली आंसर हो जाएगा आपका 4 पंक्तिय, या फिर 4 स्तरीय, या फिर त्रिवृत्तीय, या फिर त्रिमुखीय। 66 का क्या होगा दोस्तों? आंसर नंबर हो जाएगा त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका 67 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। जी हाँ, मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जीवन विज्ञान, या फिर व्यवहारवादी। 67 का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पर्यावरणीय। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होगा। जी हाँ, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन है कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। सी है कि यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, या डी है कि स्वनिर्देशित
वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। 68 का क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर, कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। जी हाँ, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं और प्रगति का निरीक्षण करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्ति यानी कि केस अध्ययन, या फिर घटनाक्रम अभिलेख, या फिर व्यवहार रेटिंग स्केल, या फिर संरचित व्यवहार परक अवलोकन। 69 का हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि संरचित व्यवहार परक अवलोकन। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 70 यानी 70 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 7 का शिक्षार्थी, जी हाँ कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में क्या कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। कह रहा है कि शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, या फिर बी कह रहा है कि शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, या कह रहा है सी कि शिक्षार्थी को कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें, या डी कह रहा है कि शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थी को कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा से करें। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं आपका 71 नंबर। 71 कह रहा है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। जी हाँ, संवेग के मनोविज्ञान में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है, तो ऑप्शन है कि संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। बी कह रहा है कि संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होता है, या सी कह रहा है कि संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं, या डी कह रहा है कि संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। 71 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। अगला है आपका दोस्तों 72 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि वेंडूरा, जी हाँ वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। जी हाँ, वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन है स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति, या फिर सार को दोहराना। 72 का क्या होगा दोस्तों, सभी लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। 72 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका प्रतिधारण। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 7857824310, और यहाँ पर आपको इसका PDF प्राप्त हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 73 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। जी हाँ, भावात्मक बुद्धि से संबंध कौन सा यहाँ पर कौशल नहीं है। ऑप्शन है कि भावनाओं की आलोचना करना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, भावनाओं के प्रति जागरूकता, या भावनाओं का प्रबंधन। तो कौन सा कौशल दोस्तों भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर भावनाओं की आलोचना। ये गलत बात है, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, नहीं पूछ रहा था आपका। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर। प्रश्न है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, जी हाँ बच्चा के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जी हाँ, तथा इससे सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। जी हाँ, बच्चों के जो व्यवहार है उसको समझने के लिए शिक्षार्थी के घर के वातावरण क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है ना, क्योंकि घर से ही बच्चा सीखता है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी, या फिर परिस्थितिक। तो 74 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए बी नंबर, यानी कि सामाजिक रचनावादी। ठीक है, बच्चों का जो प्रारंभिक विद्यालय उसका घर ही होता है, और ठीक है उनके आसपास का माहौल ही उसका प्रारंभिक विद्यालय होता है, जिसमें वह पल बढ़ करके उनके मानसिक स्तर का विकास होता है बच्चे का।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर इसका बी नंबर। चलते हैं अगला प्रश्न आपका 75 नंबर, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए। हाँ, प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। जी हाँ, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। ऑप्शन है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। बी कह रहा है कि बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। सी कह रहा है कि बच्चों को महसूस कराने के लिए कि उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना या बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो 75 का आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो ये रहा दोस्तों आज का 75 प्रश्न। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसमें जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको एक बार 351 का पेमेंट करना है। उसके बाद आपको जब तक एग्ज़ाम ना हो आपको इसका पीडीएफ मिलता रहेगा, वीडियो भी मिलता रहेगा और नोट्स भी आपको मिलता रहेगा, है ना। सभी नोट्स आपको मिल जाएगा जहाँ से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। आप हमारा जो पेमेंट कीजिएगा 351 का वो इस नंबर पे करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको फ़ोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। जो लोग पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, इस नंबर पर भेज देंगे, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर के हमारा इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, जहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहीं पर आपको आगे की जो क्लास होगी उसका लिंक आपको मिलेगा और वहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स आपको सभी चीज़ मिलते रहेगा। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें, है ना। कैरियर परिवार, और देखिए पुराना नाम इसका कैरियर पॉइंट था, कैरियर पॉइंट बाय मुकेश सर अभी लिखता होगा, है ना। अब इसका नया नाम हो गया है कैरियर परिवार, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा ही चैनल है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सीटेट की क्लास चल रही है दोस्तों, तो सीटेट में जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एडमिशन ले लीजिए और अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए। और दोस्तों आज हो गया आपका 42 नंबर टेस्ट यहाँ पर समाप्त हो गया। 42 नंबर टेस्ट हम लोग 75 प्रश्न यहाँ पर देखे डीएड और बीएलएड का। कल आपका जो आपका टेस्ट होने वाला है, कल वो आपका जो टेस्ट होगा वो होगा आपका बिहार से संबंधित। कल का जो टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल लगभग 200 प्रश्न को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, वन लाइनर कल प्रश्न हम देखेंगे, है ना। वन लाइनर प्रश्न कल देखेंगे और लगभग कल 200 प्रश्नों का रिवीजन होगा फटाफट। ठीक है, तो लगभग कल 1.5 घंटे का सवाल चलेगा क्लास और बिहार से संबंधित चलेगा। बिहार का इतिहास, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी, बिहार का जितना भी बिहार से संबंधित है, कल हम बिहार को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कल 200 रिवीजन होगा फटाफट, तो कल 9 बजे ज़रूर से ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा 43 नंबर टेस्ट में। ठीक है, आज रहा बीएड डीएलएड से संबंधित, कल चलेंगे बिहार से संबंधित, क्योंकि आपको पूरी तैयारी कराना है ना। बिहार हो गया, इंडिया हो गया, आपको डीएलएड हो गया, आपका समान अध्ययन हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। रीजनिंग मैथ को अभी करवाएंगे, अब टेंशन नहीं लेना है। 9 बजे आप लोग लाइव क्लास जुड़ जाइएगा। और ये रहा पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों, तो पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पीडीएफ लेकर के आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस 351 रुपया बहुत कम फी रखा गया है, आराम से इसको पे कीजिए और अपना पीडीएफ वीडियो नोट्स भी आपको सारा मिल जाएगा, वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।